नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हमारे पास कई स्रोतों से निकले कुछ बेहद जरूरी और दिलचस्प मुद्दे हैं। हाँ, जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करेंगे राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट की जो हालिया तल्ख टिप्पणियां आई हैं उनसे। हाँ। फिर नजर डालेंगे भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग पर। हाँ, ये भी बहुत अहम है। उसके बाद समझेंगे 2025 में भारत की विदेश नीति की दिशा क्या दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े क्या सवाल हैं। और एक सामाजिक न्याय का मुद्दा भी है। हाँ, अंत में सिकल सेल रोग से पीड़ितों के अधिकारों पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों से जो भी अहम जानकारी है उसे निकालकर एक साफ तस्वीर पेश करें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। तो पहला मुद्दा, ये राज्यपाल वाला मामला काफी गरमाया हुआ लगता है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभाओं से पास हुए बिलों पर अनिश्चित काल तक कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। हाँ, ये टिप्पणी काफी सख्त थी और ये खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आई, जहां बिलों को मंजूरी देने में राज्यपालों की तरफ से देरी हो रही थी। हाँ बिल्कुल, वहाँ ये मामले सामने आए थे। सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ प्रशासनिक देरी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। ये मामला सीधे संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़ता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? देखो, अनुच्छेद 200 राज्यपाल को 4 रास्ते देता है। बिल को मंजूरी दे दें, या रोक लें, ओके, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें, या अगर वो मनी बिल नहीं है तो विधानसभा को फिर से सोचने के लिए लौटा दें। और अगर लौटाया गया बिल फिर से पास हो जाए तो फिर राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ती है। ये अनिवार्य है। ठीक है। और अनुच्छेद 201 उन बिलों के बारे में है जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। और देखो, दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक तौर पर भी ये बात उठती रही है पहले भी। हाँ, जैसे 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, या फिर क्या कहते हैं, एम.एन. रॉय का 1944 का ड्राफ्ट। उसमें भी ये सुझाव था कि राज्यपाल की जो अपनी मर्जी वाली शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां, उनको सीमित किया जाए। अच्छा। और ये मान्य सहमति वाला आइडिया भी था, डीम्ड असेंट जिसे कहते हैं, कि मतलब समय पर फैसला नहीं तो मंजूर मान लिया जाए। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर विवाद खड़ा होता है ना। हाँ बिल्कुल, खासकर उन राज्यों में दिक्कत ज्यादा दिखती है जहाँ केंद्र से अलग पार्टी की सरकार है। वहाँ राज्यपाल की देरी या इनकार को अक्सर राजनीतिक दखलंदाजी की तरह देखा जाता है। हाँ, कुछ सख्त बयान भी आए हैं, जैसे किसी ने कहा राज्यपाल गणतंत्र में राजशाही नहीं बन सकते। हाँ, और ये भी कि कोई भी संस्था संविधान के काम में रोड़ा नहीं अटका सकती। तो क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बन रही है? देखो, स्थिति गंभीर तो लग रही है। यहाँ तक कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये तक कह दिया था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को 3 महीने में बिल पर फैसला लेना होगा। 3 महीने में? हाँ, वरना मान्य सहमति मान ली जाएगी, डीम्ड एसेंट। ओके। हालांकि इसी फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा गया। 2025 में ही राष्ट्रपति संदर्भ यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया गया। किस बात पर स्पष्टीकरण? सवाल ये था कि क्या अदालत बिना संविधान में बदलाव किए ऐसी समय सीमा तय कर सकती है। ये तो अहम सवाल है। बिल्कुल। और कपिल सिब्बल, A.M. सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि ये जो अनिश्चित काल की देरी है, ये संविधान की मूल भावना और संसद की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ है। और कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने भी माना कि हाँ, ऐसी देरी अब आम होती जा रही है और ये सहकारी संघवाद केंद्र राज्य सहयोग के लिए एक तरह से खतरा है। अच्छा, तो इस विवाद को समझने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ, संक्षेप में समझें तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है। उनका कार्यकाल अनुच्छेद 156 के हिसाब से 5 साल का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जैसे कहते हैं। उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। हाँ, और उन्हें हटाने का कोई तय आधार संविधान में नहीं दिया गया है। अच्छा। हालांकि अगर पद से हटाना मनमाना लगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जैसे 2010 के BP सिंघल बनाम भारत संघ केस में हुआ था। और उनकी शक्तियां बिलों पर सहमति के अलावा? उनमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, विधानसभा का सत्र बुलाना या उसे भंग करना और अध्यादेश जारी करना शामिल है। लेकिन हाँ, ये बिलों पर सहमति वाली शक्ति ही आजकल सबसे ज्यादा बहस में है। तो क्या इस पर पहले कोई सुझाव नहीं दिए गए थे कि ये देरी ना हो? दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, जैसे सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। हाँ, सुना है इनके बारे में। दोनों ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे
और सामान्य तौर पर मंत्री परिषद की सलाह पर ये काम करें। और समय सीमा? पुंछी आयोग ने तो 6 महीने की समय सीमा का भी सुझाव दिया था बिल पर फैसले के लिए। तो फिर लागू क्यों नहीं हुआ? बस यही तो बात है। तो निचोड़ ये है कि ये पूरा मसला असल में विधायिका की सर्वोच्चता, सरकार के काम की रफ्तार और केंद्र राज्य संतुलन के बीच एक गहरे तनाव को दिखाता है। और अब ये साफ लग रहा है कि इस पर और स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत है, शायद कोई तय समय सीमा। ठीक है, तो ये राज्यपाल वाला मुद्दा तो काफी पेचीदा है और इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब जरा तकनीक की दुनिया में चलते हैं। सेमीकंडक्टर, ये नाम आजकल हर तरफ है। हाँ, सेमीकंडक्टर्स तो मतलब आज की दुनिया का आधार बन गए हैं। आखिर ये हैं क्या चीज और इतने जरूरी क्यों हो गए? देखो, सेमीकंडक्टर असल में ऐसे पदार्थ हैं जैसे सिलिकॉन सबसे आम है, जिनकी बिजली चलाने की क्षमता कंडक्टर जैसे तांबा और इंसुलेटर जैसे रबर के बीच होती है। अच्छा। और ये जो छोटी सी चिप होती है ना, ये आज के इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग है। मतलब हर चीज में? हाँ, लगभग हर चीज में। आपके स्मार्टफोन से लेकर कारों, मेडिकल उपकरणों, यहाँ तक कि रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में भी सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। इनकी कहानी कब शुरू हुई? वैसे तो शुरुआत 1874 के रेक्टिफायर से मानी जा सकती है, लेकिन असली क्रांति आई 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से। और फिर 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार हुआ। इससे कई ट्रांजिस्टरों को एक छोटी सी चिप पर लाना संभव हो गया। और फिर ये चिप और छोटे और ज्यादा ताकतवर होते गए? हाँ, बिल्कुल। 1980 के दशक में आई VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी एक चिप पर हजारों कंपोनेंट? हाँ, बिल्कुल। और फिर 1990 के दशक में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लाखों कंपोनेंट एक चिप पर। आज तो हम नैनोमीटर स्केल की बात कर रहे हैं। नैनोमीटर? कितना छोटा होता है ये? समझ लो इंसानी बाल के 1000वें हिस्से से भी छोटा। बाप रे। अच्छा, और यहाँ भारत की तस्वीर कहाँ फिट होती है? हमारे स्रोत भारत के सेमीकंडक्टर बाजार के बारे में क्या दिलचस्प आंकड़े बताते हैं? यहीं पर बात बहुत रोमांचक हो जाती है। देखो, 2025 में जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार था, वो करीब $728 बिलियन का था। बाप रे, इतना बड़ा? हाँ, और अनुमान है कि 2030 तक ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और भारत का बाजार जो 2025 में लगभग $50 बिलियन का था, उसका लक्ष्य है 2030 तक $110 बिलियन तक पहुंचना। $110 बिलियन, ये तो ग्लोबल मार्केट का अच्छा खासा हिस्सा हुआ। हाँ, करीब 11% हिस्सा। और इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत सरकार का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसके तहत करीब 65,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। तो क्या भारत सिर्फ चिप बनाने पर मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहा है या कुछ और भी प्लान है? नहीं, सिर्फ साधारण मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली तक ही सीमित नहीं रहना है। जोर एडवांस टेक्नोलॉजी पर है। जैसे 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन जैसी एकदम अत्याधुनिक चीजें। 3 नैनोमीटर? हाँ, साथ ही सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC चिप्स पर भी ध्यान है। ये ज्यादा तापमान और वोल्टेज झेल सकते हैं। तो ये कहाँ काम आएंगे? ये रक्षा, अंतरिक्ष और खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे मजबूत अनुप्रयोगों के बहुत जरूरी हैं। अच्छा। और चिप की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एकदम नई अत्याधुनिक 3D ग्लास पैकेजिंग जैसी तकनीकों पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में बताया भी था कि करीब $18 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। 1.5 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक लीडर बनने की सोच रहा है इस क्षेत्र में। और इसमें छोटे उद्योगों का भी रोल है। बिल्कुल, ये पूरा इकोसिस्टम छोटे उद्योगों, MSMEs और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे AI, क्लाउड, IoT, इनसे भी ताकत पा रहा है। सरकार ने कुछ बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है ना? हाँ, हाल ही में 10 बड़ी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। कहाँ लग रही हैं ये? इनमें चिप बनाने वाले बड़े प्लांट हैं, जिन्हें फैब कहते हैं, और चिप की असेंबली और टेस्टिंग करने वाली यूनिट्स भी हैं। ये गुजरात, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लग रही हैं। तो लक्ष्य साफ है, आयात कम करना और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता और वैश्विक भागीदारी। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? मतलब दुनिया भर में भी तो इसमें चुनौतियां होंगी। राह बिल्कुल आसान नहीं है, चुनौतियां कई हैं। पहली तो यही कि एक फैब लगाने में
अरबों डॉलर लगते हैं, बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच, उसका असर सप्लाई चेन पे पड़ता है। सही बात है। तीसरा, इस फील्ड में कुशल लोगों की, टैलेंट की बहुत कमी है दुनिया भर में। अच्छा। और चौथा, ये तकनीकें बहुत जटिल हैं और बहुत तेजी से बदलती रहती हैं, तो लगातार अपडेट रहना पड़ता है। तो भारत को इन सब से जूझना होगा। हाँ, इन सब चुनौतियों से निपटना होगा। लेकिन अगर भारत सफल होता है तो फायदे भी जबरदस्त हैं। क्या फायदे? देखो, आर्थिक तौर पर अच्छी हाई वैल्यू नौकरियां मिलेंगी, हमारी अपनी टेक इंडस्ट्री मजबूत होगी, निर्यात बढ़ेगा, सामरिक रूप से हम कम निर्भर होंगे दूसरों पर, अपनी सप्लाई सुरक्षित होगी। और तकनीकी तौर पर हम 6G, AI, इलेक्ट्रिक वाहन जैसी अगली पीढ़ी की जो टेक्नोलॉजी है उनमें आगे बढ़ पाएंगे। और सामाजिक तौर पर भी असर होगा, जैसे स्मार्ट सिटी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो मतलब दांव बहा है। हाँ, दांव बहुत बड़ा है। तो सवाल यही है कि भारत अपनी इस ऊंची महत्वाकांक्षा और इन वैश्विक चुनौतियों के बीच संतुलन कैसे साधेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इस तकनीकी उड़ान से हटकर अब जरा आप वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं। 2025 में भारत की विदेश नीति, स्रोत इसे बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बहुसंरेखण, हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत किसी एक गुट या किसी एक महाशक्ति के साथ पूरी तरह बंद कर नहीं रहना चाहता। मतलब किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता। हाँ, एक तरह से वही। भारत चाहता है कि वो अमेरिका, चीन, रूस जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, उनके साथ अपने जो जटिल रिश्ते हैं, उनको संभालते हुए दुनिया के कई अलग अलग देशों और समूहों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखें एक ही समय में। ये तो बड़ी संतुलन साधने वाली बात लगती है। हाँ, ये बिल्कुल संतुलन साधने की कला है, जिसमें भारत अपने आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक हितों को सबसे ऊपर रखता है। मतलब जिससे जहां फायदा हो वहां साझेदारी करना, बिना किसी एक खेमे में शामिल हुए। इनके साथ तनाव है, विवाद है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश हो रही है। जैसे महामारी के बाद टूरिस्ट वीजा और सीधी उड़ानें फिर से शुरू की गईं। वहीं दूसरी तरफ रूस है। पश्चिम का दबाव है कि रूस से दूरी बनाओ, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने पुराने और जरूरी रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखे हैं। अच्छा। और साथ ही साथ क्वाड, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, उसके जरिए और यूरोप के देशों के साथ भी अपनी पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। तो मतलब सबके साथ बनाकर चलने की कोशिश। हाँ, सबके साथ बात करना, सबके साथ जुड़ना, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से, किसी एक के पाले में नहीं जाना। ये तो आज की बात हुई, लेकिन क्या भारत की विदेश नीति हमेशा से ऐसी ही थी? मतलब नेहरू के जमाने की गुटनिरपेक्षता से यहाँ तक का सफर कैसा रहा है? नहीं, ये एक सफर रहा है, एक विकास यात्रा। नेहरू का दौर बिल्कुल अलग था। वो आदर्शवादी गुटनिरपेक्षता का था, उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाने का था। पंचशील और नैम। हाँ, पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नैम का नेतृत्व, ये सब उसकी पहचान थे। लेकिन समय बदला। खासकर 1962 के चीन युद्ध के बाद रक्षा तैयारी और व्यवहारिक हितों पर जोर ज्यादा बढ़ा। फिर 1990 के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ तो भारत दुनिया से और ज्यादा जुड़ा। तो आज की नीति ज्यादा व्यवहारिक है। हाँ, आज की विदेश नीति ज्यादा मुखर है, आत्मनिर्भर भारत की सोच से भी प्रेरित है और रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी पर ज्यादा जोर देती है। लेकिन वो पुराने आदर्श जैसे वैश्विक शांति, वो भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं। इतनी जटिल नीति बनती कैसे है? मतलब कौन तय करता है कि किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं? क्या इसकी कोई तय प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल एक स्थापित प्रक्रिया है इसकी। देखो, सबसे पहले विदेश मंत्रालय है। वो जमीनी हकीकत, रिसर्च, दूतावासों से मिली जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह, इन सब के आधार पर नीति के अलग-अलग विकल्प तैयार करता है। ओके। फिर विदेश मंत्री आते हैं। वो इन प्रस्तावों को राजनीतिक नजरिए से, सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय PMO और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA इसकी अंतिम समीक्षा करते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि नीति राष्ट्रीय हितों के एकदम अनुरूप हो। और आखिरी फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS लेती है। इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जैसे वरिष्ठ लोग होते हैं।
वो सामूहिक रूप से फैसला लेते हैं। तो ये काफी सोच समझ कर होता है। हाँ, और कभी-कभी बड़े रणनीतिक फैसलों में संसद की भी भूमिका हो सकती है। और ये कोई एक बार का काम नहीं है। नीति लागू होने के बाद भी उसकी लगातार समीक्षा होती रहती है और जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किए जाते हैं। अच्छा, तो इस बहुसंरेखण के तहत अगर हम कुछ प्रमुख देशों को देखें, जैसे चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, तो इनके साथ भारत के रिश्ते 2025 में कैसे दिख रहे हैं? देखो, चीन के साथ रिश्ता शायद सबसे जटिल है। सीमा पर तनाव है, पुराना अविश्वास है, लेकिन व्यापार भी बहुत बड़ा है। तो कोशिश ये है कि प्रतिस्पर्धा भी करो, सहयोग भी करो, मतलब एक संतुलन साधो, बातचीत जारी रखो, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता मत करो। और पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण ही हैं। सतर्कता बढ़ती जा रही है और आतंकवाद एक मुख्य चिंता बनी हुई है। रूस भारत का पारंपरिक साथी रहा है, खासकर रक्षा और ऊर्जा में, और वो साझेदारी अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, पश्चिमी दबाव के बावजूद। और अमेरिका और उसके सहयोगी? अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जैसे क्वाड वाले देश या यूरोप, इनके साथ रणनीतिक नजदीकी बढ़ रही है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए। हालांकि व्यापार जैसे कुछ मुद्दों पर थोड़े मतभेद भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर 2025 में भारत की विदेश नीति एक तरह का मिश्रण है, इतिहास से मिले सिद्धांत और आज की जरूरतें, दोनों का। बिल्कुल सही कहा। ये गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे हमारे ऐतिहासिक सिद्धांतों और रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक प्रभाव जैसी आज की जरूरतों का एक बहुत ही महीन संतुलन साधने की कोशिश है। लचीली कूटनीति? हाँ, लचीली कूटनीति पर आधारित है, जिसका एक ही लक्ष्य है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। और ये सब एक मजबूत संस्थागत ढांचे के भीतर हो रहा है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। ठीक है। विदेश नीति से अब देश की न्याय व्यवस्था की ओर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का एक बहुत अहम स्तंभ। इसके जजों की संरचना और नियुक्ति को लेकर भी कुछ मुद्दे स्रोतों में उठाए गए हैं। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है? कितने जज होते हैं? देखो, भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी CJI, और उनके अलावा अधिकतम 33 और न्यायाधीश हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्वीकृत संख्या 34 है। 34 जज। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसमें वो CJI और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके एक समूह से सलाह लेते हैं। इसी समूह को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। अच्छा, ये कॉलेजियम प्रणाली। हाँ, और CJI की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति वरिष्ठ जजों से परामर्श करते हैं। ये कॉलेजियम प्रणाली क्यों बनाई गई थी? इसका मकसद क्या था? और इस पर आजकल क्या सवाल उठ रहे हैं? देखो, कॉलेजियम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाना। मतलब कार्यपालिका यानी सरकार का दखल जजों की नियुक्ति में ना हो। ये विचार 3 जजेस केस के जरिए धीरे धीरे विकसित हुआ, लेकिन अब इसकी आलोचना होती है। क्यों? एक तो पारदर्शिता की कमी को लेकर, मतलब ये पता नहीं चलता कि किस आधार पर किसी को चुना गया और किसी को नहीं। अच्छा। भाई भतीजावाद के आरोप भी लगते हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है लैंगिक असंतुलन का। लैंगिक असंतुलन मतलब महिलाओं का प्रतिनिधित्व? हाँ, ये जानना शायद चौंकाने वाला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में आज तक सिर्फ 11 महिला न्यायाधीशी नियुक्त हुई हैं। सिर्फ 11? इतने सालों में? हाँ, जो कुल नियुक्तियों का महज 3.8% ही है, बहुत कम। हमारे स्रोतों में एक संपादकीय भी इसी मुद्दे पर जोर देता है। वो क्या कहता है? हाँ, वो संपादकीय इसी बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका में महिलाओं का इतना कम प्रतिनिधित्व क्यों है और इसका असर क्या होता है। क्या असर होता है? तर्क ये है कि इससे न्यायिक फैसलों का जो दृष्टिकोण है और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो शायद प्रभावित होती है। संपादकीय कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के साथ साथ विविधता की कमी पर भी सवाल उठाता है। सिर्फ लिंग ही नहीं, बल्कि जाति और अन्य सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी। तो क्या तर्क है? विविधता क्यों जरूरी है? तर्क ये है कि एक विविध न्यायपालिका जिसमें समाज के अलग अलग तबकों के लोग हों, वो समाज की सच्चाई को बेहतर ढंग से समझ सकती है और शायद ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण फैसले दे सकती है। पारदर्शिता और विविधता के अलावा क्या और भी चिंताएं हैं सिस्टम को लेकर? हाँ, एक और बहुत बड़ी चिंता है जजों के खाली पद और बढ़ते हुए लंबित मामले।
हाँ, ये तो हमेशा सुनते हैं। जब जजों की नियुक्ति में ही देरी होती है तो फिर केसों के फैसले में भी देरी होती है। इससे पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और आम आदमी का भरोसा कम होता है। न्याय मिलने में देरी मतलब न्याय न मिलना, ऐसा कहा जाता है। तो क्या इस प्रणाली में सुधार के लिए कोई सुझाव भी है? हाँ, सुझावों पर बहस चल रही है। जैसे एक सुझाव है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS बनाने का। AIJS, ये क्या है? मतलब जजों की भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत सेवा जैसे IAS या IPS होती है, या फिर कोलिजियम प्रणाली में ही सुधार करने की बात होती है, उसे ज्यादा पारदर्शी बनाने की। लेकिन यहाँ फिर वही संतुलन का मुश्किल सवाल आ जाता है। कैसा संतुलन? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम पारदर्शिता और जवाबदेही। स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसी के बीच सही रास्ता निकालना है। न्यायाधीशों की मुख्य भूमिका क्या है और CJI की क्या विशेष जिम्मेदारियां हैं? देखो, न्यायाधीशों का मूल काम तो संविधान की व्याख्या करना और उसे बनाए रखना है। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना है और देश में कानून का शासन सुनिश्चित करना है। वे केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस के विवाद जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के मामले होते हैं, उनका भी निपटारा करते हैं। और CJI? CJI मुख्य न्यायाधीश होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। मतलब कौन सी बेंच कौन सा केस सुनेगी, ये तय करना उनका काम है, जिसे मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। अच्छा, तो अंततः ये संपादकीय और अन्य स्रोत न्यायपालिका के भविष्य के लिए क्या रास्ता सुझाते हैं? निष्कर्ष यही निकलता है कि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता तो बनाए रखनी है, लेकिन साथ ही उसे ज्यादा जवाबदेह बनने की भी जरूरत है। कैसे? नियुक्ति प्रक्रियाओं में ज्यादा पारदर्शिता लानी होगी, नियमितता लानी होगी, नैतिकता पर जोर देना होगा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर हों, वो पारदर्शी हों और उनमें समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं और जो वंचित समुदाय हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। हाँ बिल्कुल, तभी न्यायपालिका में जनता का विश्वास मजबूत बना रहेगा। चलिए, अब अपने अंतिम विषय पर आते हैं, जो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य से जुड़ा है। सिकल सेल रोग, SCD और विकलांगता की पहचान का मुद्दा। SCD क्या है और ये किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है? सिकल सेल रोग या SCD खून से जुड़ी एक बीमारी है। ये काफी दर्दनाक होती है, गंभीर होती है और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो गोल होनी चाहिए, वो अपना आकार बदलकर हसिया या दरांती, सिकल जैसी हो जाती हैं। अच्छा, इससे वो नसों में फंस जाती हैं, खून का बहाव रुकता है और बहुत दर्द होता है। ये बीमारी खासतौर पर आदिवासी और दलित जैसे जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं, उनमें ज्यादा पाई जाती है। और इसके परिणाम क्या होते हैं मरीजों के लिए? परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। मरीजों को बार बार भयानक दर्द के दौरे पड़ते हैं, जिसे पेन क्राइसिस कहते हैं। बहुत ज्यादा थकान रहती है, खून की कमी यानी एनीमिया रहता है। शरीर के अंग जैसे फेफड़े, गुर्दे, दिमाग वो खराब होने लगते हैं और बचपन से ही लगातार अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है। जाहिर है इससे उनकी पढ़ाई, रोजगार सब प्रभावित होता होगा। बुरी तरह प्रभावित होता है और अक्सर उनकी उम्र भी सामान्य से कम रह जाती है। तो समस्या क्या है? अगर इतनी गंभीर बीमारी है तो क्या इसे विकलांगता के तौर पर मान्यता नहीं मिली है? यहीं पर देखो असल मुद्दा फंसा हुआ है। भारत का जो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम है, RPWD एक्ट 2016, उसमें सिकल सेल रोग को एक विकलांगता के रूप में मान्यता तो दी गई है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि मार्च 2024 में जो संशोधित दिशा निर्देश जारी हुए, उसके बाद भी SCD से पीड़ित व्यक्तियों को जो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 4% आरक्षण मिलता है विकलांगों को, और जो दूसरे जरूरी लाभ हैं, उनसे बाहर रखा गया है। बाहर रखा गया है? क्यों? हाँ, और इसी वजह से जो प्रभावित समुदाय हैं, उनमें भारी निराशा और नाराजगी है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर कानून में मान्यता है तो लाभ क्यों नहीं मिल रहा? दिक्कत है विकलांगता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में। अच्छा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस में। हाँ, मौजूदा प्रक्रिया काफी हद तक बायोमेडिकल स्कोरिंग पर निर्भर करती है। मतलब वो ऐसी चीजें मापती है जो दिखती हैं या जिन्हें आसानी से नापा जा सकता है, जैसे कोई अंग कितना खराब हुआ है या नजर कितनी कमजोर है। लेकिन SCD के लक्षण अक्सर स्थायी नहीं होते, वो आते जाते रहते हैं, मतलब एपिसोडिक होते हैं और कई बार अदृश्य होते हैं, जैसे दर्द या थकान,
इन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बहुत से मरीज जिन्हें असल में गंभीर परेशानियां होती हैं, वो लाभ पाने के लिए जो जरूरी 40% विकलांगता की सीमा है उसे पूरा नहीं कर पाते सर्टिफिकेट पर। अच्छा। तो ये प्रक्रिया बीमारी का जो असल जीवन पर प्रभाव है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक बोझ भी शामिल है, उसे पकड़ने में एक तरह से नाकाम रहती है। तो इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? जो लेख हमारे स्रोत में हैं, उसके लेखक क्या सुझाव दे रहे हैं? हाँ, ये लेख, जिसके लेखक सार्वजनिक स्वास्थ्य, लिंग, विकलांगता और सिकल सेल रोग पर काम करने वाले विशेषज्ञ गार्गी मिश्रा, सरोजिनी नदिमपल्ली और लीला श्रीराम, वो कई सुधारों की मांग करते हैं। क्या मांगे हैं? पहला कि SCOD और खून से जुड़े जो अन्य विकार हैं, उनके लिए नौकरी आरक्षण और दूसरे लाभों का विस्तार किया जाए। उनकी जो आजीवन रहने वाली विकलांगता है, उसे ठीक से स्वीकार किया जाए। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रमाणन प्रक्रिया है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, उसे सुधारा जाए ताकि उसमें ये जो उतार चढ़ाव वाली और अदृश्य विकलांगताएं हैं, उन्हें भी शामिल किया जा सके। और तीसरा, सिर्फ संकीर्ण बायोमेडिकल नजरिए से देखने के बजाय अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए, राइट बेस्ड अप्रोच। राइट। लेख का मुख्य तर्क क्या है? वो विकलांगता को किस नजरिए से देखते हैं? लेख का मुख्य तर्क ये है कि विकलांगता सिर्फ शरीर या स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। सामाजिक मुद्दा कैसे? इसमें सामाजिक बहिष्कार शामिल है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं, संरचनात्मक बाधाएं हैं और नीतियों की जो कमियां हैं, वो सब शामिल हैं। विकलांगता को सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव, एक लिव्ड एक्सपीरियंस के रूप में समझने की जरूरत है। लेख एक तरह से चेतावनी देता है कि अगर RPWD अधिनियम के तहत SCD को मान्यता देना सिर्फ कागजी कार्रवाई रह जाता है और उससे वास्तविक अधिकार और सुरक्षा नहीं मिलती, तो ये समावेशन के भेष में बहिष्करण जैसा हो जाएगा। एक्सक्लूजन इन द गाइज ऑफ इंक्लूजन। मतलब नाम के लिए शामिल कर लिया, पर असल में बाहर ही रखा। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मुद्दा दिखाता है कि भारत में जो विकलांगता कानून और नीतियां हैं, उन्हें SCD जैसी जटिल बीमारियों की जमीनी हकीकतों के हिसाब से ढालने की अत्यंत जरूरत है। ये बीमारियां तयशुदा पैमानों में आसानी से फिट नहीं होती, लेकिन जीवन में बहुत गहरी चुनौतियां पैदा करती हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि विकलांगता को समझने और प्रमाणित करने में सिर्फ बायोमेडिकल पैमानों पर निर्भर रहने के बजाय सामाजिक और आर्थिक कारकों को भी शामिल करना कितना जरूरी है, खासकर उन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जिन्हें SCD जैसी बीमारियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने शासन की चुनौतियों से लेकर तकनीकी महत्वाकांक्षाओं, विदेश नीति की बारीकियों, न्यायपालिका के आत्मनिरीक्षण और सामाजिक न्याय की लड़ाई तक, मतलब कई अलग अलग पहलुओं को छुआ। हाँ, और हमने देखा कि कैसे ये सब मुद्दे, संवैधानिक व्याख्याएं, तकनीकी सपने, वैश्विक रिश्ते, सामाजिक समानता, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकराते भी हैं। जैसे राज्यपाल की शक्तियों पर जो बहस है, वो संवैधानिक संतुलन का सवाल उठाती है। सेमीकंडक्टर में भारत की जो छलांग लगाने की कोशिश है, वो तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक दौड़ का प्रतीक है। विदेश नीति में जो बहुसंरेखण है, वो दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश है। न्यायपालिका में सुधार की जो मांग उठ रही है, वो पारदर्शिता और भरोसे का सवाल है। और सिकल सेल वाला मुद्दा? और सिकल सेल रोग का मुद्दा दिखाता है कि कानून बना देना ही काफी नहीं होता, उसका जमीन पर सही तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि उसका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक विचारोत्तेजक सवाल मन में आता है, जैसा कि अक्सर होता है हमारी चर्चा के अंत में। बिल्कुल। और सवाल ये है कि भारत अपनी संवैधानिक संरचनाओं, अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं, अपनी वैश्विक स्थिति और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन कैसे साधता है, खासकर तब जब ये क्षेत्र अक्सर एक दूसरे के साथ तनाव में आ जाते हैं या टकराते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या हमारे मौजूदा संस्थागत ढांचे, हमारे सिस्टम, इन जटिलताओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त रूप से लचीले और सक्षम हैं, या उनमें बदलाव की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को, नीति निर्माताओं को, नागरिकों को, सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल।
इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।